हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, कहीं पे पैरेलल दिया जाता है तो थीटा की वैल्यू हम जो है 90 डिग्री लेते हैं, अगर परपेंडिकुलर दिया जाता है थीटा की वैल्यू हम 0 लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, है ना। तो वो चीज़ें कैसे होती हैं वो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक से समझ लेते हैं। और गॉस थ्योरम का बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, बहुत ही प्यारा सा और इजी डेरिवेशन है ना। इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं और कुछ बेसिक से हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब ओवरऑल आपकी जो लेक्चर, आज की जो वीडियो लेक्चर होने वाली है बहुत ही ऑसम होने वाली है, तो आप ध्यान से देखिए, है ना। तो आप अपनी पहली हेडिंग डाल लो भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं वाटर फ्लक्स। देखो, जब कोई वाटर फ्लो होता है, बहता है, तो उसके सामने अगर हम कोई एक फ्रेम रख दें, ये फ्रेम, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में फ्रेम रख देते हैं, तो पूरा का पूरा वाटर जो इससे होकर के निकल जाएगा आगे ऐसे करके। तो इस तरीके से जो फ्लक्स होता है इसको हम लोग कहते हैं वाटर फ्लक्स। क्या कहते हैं? वाटर फ्लक्स कहते हैं। ये एक समझने का तरीका होता है, एक फ्रेम है, उस फ्रेम से सारा का सारा पानी निकलना है, जितना पानी निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे वाटर फ्लक्स। वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, कोई फ्रेम है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। क्या गुजर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को, किसको, नंबर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो सबसे पहले अपना खूबसूरत सा एक डिफिनीशन इसका बना लेते हैं, लिख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to the closed surface, passing perpendicular to the closed surface। देखो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डिफिनीशन क्या हो गई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब समझो सारी बात को, कहानी क्या है इसकी। जैसे ये हमारा एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस होके गुजरती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी होके गुजरती हैं, उसके नंबर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? इस क्लोज सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस होके गुजर रही हैं? 3। तो यहाँ पे आप कह सकते हो फाई की वैल्यू, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है, 3 हो जाती है। अच्छा, अब अगर हम ऐसा करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को बढ़ा दें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को बढ़ाएं, तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस है ये पास पास हो जाएंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी दूर दूर है ये क्या हो जाएंगी? पास पास हो जाएंगी। तो ऐसे करके अब जो फील्ड लाइंस है कुछ पास पास हो जाएंगी, पास पास ऐसे करके, ठीक है। अब अपना क्लोज सरफेस बनाओ आप, क्लोज सरफेस हमारा कुछ ऐसे हो गया। चलो, ये हमारा क्लोज सरफेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस सरफेस के अंदर से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं? 4। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाता है? 4। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। फाई जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे के क्या होता है? इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? देखो यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 है तो फाई की वैल्यू 3 आ जाता है। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एनर्जी बढ़ा दी तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? पास पास हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी बढ़ा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? पास पास हो गया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास पास हो गए
तो अब इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही है, 4, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 4। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो 3 था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। एक और हम काम करें, ऐसा करें ये हम फिगर बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये कितना है 5 है। अब इसका एरिया बढ़ा दें, इसका एरिया जो हमने सरफेस ले रखा है उसका हम क्या कर दें, एरिया बढ़ा दें, ऐसे करके बना दें अपना एरिया, ठीक है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे 5 फील्ड लाइंस क्या हो गई, इस सरफेस के अंदर से होके गुजर रही हैं, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है, कितनी हो जाती है 5। तो कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। तो अगर आप दोनों को कंबाइंड करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ई और ए के क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। ये सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं ई ए कॉस थीटा, आपका फार्मूला आ जाता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ए क्या होता है, ए होता है एरिया वेक्टर, ए क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप मिस मत करना, जो एरिया वेक्टर होता है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर सरफेस आपका कुछ ऐसा है, सरफेस आपका ऐसा है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा कुछ इस डायरेक्शन में। सरफेस आपका ऐसा है तो एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की ओर होगा या तो अंदर होगा, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर। इफ ऐसे है तो एरिया वेक्टर, इफ डायरेक्शन में ऐसे तो एरिया वेक्टर, इफ डायरेक्शन में कुछ ऐसे तिरछा है तो एरिया वेक्टर इफ डायरेक्शन होगा। हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें और आप समझ लो, कुछ चीजें हम पहले समझ लेते हैं फिर हम बताते हैं यहाँ कॉस थीटा ही क्यों लिया गया है। यहाँ पे देखो भैया क्या होता है, यहाँ पर जो है आपका सरफेस कुछ ऐसे है, सरफेस हमारा ऐसे है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होके गुजर रही है, ठीक है। सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होके गुजरेंगी वही फ्लक्स कहलाएंगी। तो यहाँ पर ये जो इतनी लाइन है वही हमारी फ्लक्स बना रही है। अगर हम इसको इस वाले सरफेस को कुछ ऐसा करते, अभी सरफेस हमारा ऐसा था तो फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर गुजर रही थी, अब सरफेस को हम घुमा के कुछ ऐसा बना दें, ये हमारा हो जाएगा सरफेस, ये सरफेस हो गया। अब एक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे और यहाँ पर और यहाँ पर। अब आप बताइए कि क्या इससे होकर के कोई फील्ड लाइंस गुजर रही है इसके परपेंडिकुलर, सरफेस आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो जितनी भी फील्ड लाइंस जा रही सरफेस के पैरेलल जा रही हैं और हमारी डिफिनेशन कह रही है कि वही फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगे जो परपेंडिकुलर जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक भी फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमने फिगर देख के बना दिया। अगर आप बाई फार्मूला लगाना चाहते हो ई ए कॉस थीटा से लगाना चाहते हो तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एरिया वेक्टर हमने बताया वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस आपका कैसे है, सरफेस आपका ऐसे है, एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। एरिया वेक्टर किधर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये इस दिशा में हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। थीटा ई और ए के बीच एंगल, ई की डायरेक्शन इस दिशा में है, एरिया ऊपर है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ई इंटू ए कास 90, और कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका आ जाता है क्या, 0। तो न्यूमेरिकल में कभी भी कहे कि आपका जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, तो वहां पे थीटा की वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है।
तो एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन F है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अगर आपके न्यूमेरिकल में कह दे कि जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है और आपका सरफेस कुछ इस दिशा में है, अगर सरफेस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इस दिशा में, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सरफेस परपेंडिकुलर हो, थीटा की वैल्यू 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल में हो जाए आपका सरफेस तो थीटा की वैल्यू कितना लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं। चलो अब हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर कॉस थीटा क्यों लिया गया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। वही फील्ड लाइंस काउंट की जाएंगी जो परपेंडिकुलर जाएंगी, पैरेलल जाने वाले को इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहा जाता है ना। चलो देखो भाई क्या होता है, ये है हमारा एक हम सरफेस बना लेते हैं, ये हमारा एक सरफेस है, ठीक सरफेस। अब हम मान लेते हैं कुछ इफ डायरेक्शन में ऐसे हमारी फील्ड लाइंस आ रही, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इफ डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा सरफेस आपका कैसे है भाई, सरफेस आपका ऐसे है, ऐसे है, तो अब बताओ एरिया वेक्टर क्या होगा। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो या तो इफ डायरेक्शन होगा या फिर इफ डायरेक्शन होगा। तो जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस दिशा में है, वेक्टर है एरिया वेक्टर हमारा कुछ इस दिशा में है, या फिर केवल ए लिख दो आप, ठीक है। अच्छा अब आप ई को क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, दो फैक्टर में तोड़ोगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो देखो भैया ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया वेक्टर कितने डिग्री पे है, थीटा डिग्री पे है। तो आप ई को तोड़ रहे हो तो हमारा ई जो है वो इस दिशा में होगा कुछ, ठीक है, ई हमारा इस दिशा में होगा, इस दिशा में ई बनेगा। ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो जिधर थीटा होता है उधर हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, ई कॉस थीटा हो जाएगा। और जिधर थीटा नहीं होता है उधर हम लोग क्या लिखते हैं, ई साइन थीटा। हमने किया क्या, ई को फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर में तोड़ दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में ई कॉस थीटा हो गया और वर्टिकल में क्या हो गया, ई साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए तो आपको फ्लक्स बताना है, हो जाएगा ए इंटू, ठीक है, एरिया होगा और साथ में क्या होता है, फील्ड लाइंस। आपका सरफेस ऐसे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर ई कॉस थीटा होगा, ई साइन थीटा होगा। देखो ये सरफेस है तो हमको यहाँ पे ई कॉस थीटा क्या लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ई कॉस थीटा। साइन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि साइन इस सरफेस के क्या है, पैरेलल है, सरफेस को टच करता हुआ निकल जाएगा, उसको चीरते हुए नहीं जाएगा, जो इसको फाड़ते हुए निकल जाए वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ई साइन थीटा इसको टच करता हुआ निकल जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसीलिए ई साइन थीटा नहीं लिया जाता, हम लोग क्या लेते हैं, ई कॉस थीटा लेते हैं। तो फाई की वैल्यू हो जाती है ई ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है, क्या निकल के आ जाता है, फार्मूला। आप इसको भी नोट कर लो। अच्छा अब इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑफ फ्लक्स। तो देखो ये जो होता है इसका हमने पढ़ा भी, न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। ई किसका होता है, एफ अपान क्यू होता है, एफ न्यूटन में होता है और क्यू किस में होता है, कूलाम में। तो ई की यूनिट हो जाती है न्यूटन पर कूलाम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, इसकी क्या हो जाती है, एसआई यूनिट हो जाती है। अच्छा ई की एक यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, वोल्ट इंटू मीटर। तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो हो सकती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या फिर वोल्ट इंटू मीटर। बात समझ में आई। अब ये कैसा होता है क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमने बहुत
अच्छे अच्छे फैक्ट पढ़े किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जो इसके पैरेलल जाएंगे सरफेस को वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होंगे, जो परपेंडिकुलर जाएंगी वही होंगी। फार्मूला होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब कुछ नोट्स इसके बारे में हम और लिख लेते हैं ताकि हमको आगे आने वाले डेरिवेशन में इसकी हेल्प मिले, है ना। चलो भाई, नोट 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 नोट। तो पहला पॉइंट क्या होगा, अगर आपका जो है, ठीक है, कोई टेढ़ा मेढ़ा फिगर दे दिया जाए, ऐसे करके कोई फिगर दे दिया जाए, कह दिया जाए इसमें आप फ्लक्स बताओ। अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, हमको क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। अगर इस तरीके का कोई फिगर है, क्लोज सरफेस है, तो यहाँ पे आप एलिमेंटल एरिया ले, तो छोटा सा एरिया लेंगे और हम इस छोटे से एरिया पर कितना फील्ड लाइंस गुजर रहा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, और बाद में हम सभी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस दिशा में है और इधर ही हमारा क्या हो जाता है, एरिया वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो एलिमेंटल फ्लक्स होगा, डी फाई होगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर आप नेट निकालना चाहते हो, नेट फ्लक्स निकालना चाहते हो, नेट फ्लक्स, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ई डी ए कॉस थीटा, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन होता है। क्लोज का मतलब आपका जो सरफेस है वो क्लोज है। कैसा सरफेस, क्लोज है। तो ये होता है, अगर इस तरीके का कोई फिगर दे दिया जाए तो आप एलिमेंटल एरिया का फ्लक्स निकाल लेते हो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हो, मतलब ऐसे करके जितना भी आपका होगा सभी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर आपका प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बाहर की ओर होगा। प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। किधर होगी, आउटवर्ड। अगर यहीं पे थर्ड पॉइंट, अगर किसी क्लोज फिगर के अंदर माइनस क्यू चार्ज है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो अंदर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कुछ नोट थे किसके रिलेशनशिप में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेशन में, है ना। तो आप इसको भी नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, गॉस थ्योरम के बारे में। तब तक आप इसको नोट कर लो भाई। चलो, दिख रहा है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। गॉस थ्योरम मर्जी नहीं सकते। गॉस थ्योरम क्या होता है, देखो गॉस साहब ने बताया कि आप कैसा भी फिगर हो क्लोज होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, उन्होंने ये फार्मूला दे दिया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखे तो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, और बेहतरीन तरीके से लिखे तो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मतलब होता है टोटल चार्ज, नेट चार्ज। ठीक है, क्या होता है, नेट चार्ज। फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है 1 अपान एप्सिलॉन। क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज होता है जो कि किसी सरफेस के अंदर होता है। ठीक है, तो गॉस साहब ने कहा कि कोई आपका सरफेस दे दिया जाए, ये हमारा क्लोज सरफेस है, इसके अंदर अगर कोई चार्ज क्यू है, प्लस है तो ठीक, माइनस है तो ठीक, कोई चार्ज क्यू है। ठीक है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, वो इफ टोटल चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा। बस यही याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इससे होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो टोटल चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा।
अगर ये वैक्यूम में रखा है तो वैक्यूम में नहीं है, किसी मीडियम में तो आप के लिख सकते हो, लेकिन हम मान के चलते हैं वैक्यूम में है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है। चलो आप इसको थोड़ा सा इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। गॉस थ्योरम state that total electric flux passing through the closed surface is 1/ε0 times, कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 टाइम्स, और किसका, आप नेट चार्ज enclosed by the closed surface, क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, अगर मैथमेटिकल तरीके से लिखना चाहो तो फाई इज इक्वल टू होता है 1/ε0 इंटू में कितना, नेट चार्ज का कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो हम मान लेते हैं कि नेट चार्ज हमारा कितना है, क्यू है, तो हो जाएगा क्यू इंटू ε0 मतलब Q/ε0। ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। किसका फार्मूला हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। गॉस थ्योरम स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल किससे, पासिंग थ्रू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the closed surface is 1/ε0 times of net charge enclosed by the closed surface, phi is equal to Q/ε0। ये स्टेटमेंट आप लिख लो जल्दी से। तो अब इसका हम प्रूव करते हैं, ये आया तो कैसे आया है ना, तो इसका डेरिवेशन भी हम समझ लेते हैं। भाई वही तो जरूरी है हम लोगों को, उसके ज्यादा कुछ चाहिए थोड़े ना। चलो बेटा चलो, अब इसके लिए हमको एक छोटा सा फिगर बनाना पड़ेगा। क्लोज सरफेस के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई होता है, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। तो हम एक स्फीयर बनाते हैं, ठीक है, क्या बना दिया हमने, स्फीयर, और छोटा सा बनाए कि और बड़ा सा बना रहे, और बड़ा फिगर बनाते हैं। ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है, यहाँ सेंटर पे कोई चार्ज रखा है, क्यू चार्ज है, कितना है, क्यू चार्ज है। अब आप पूरे स्फीयर से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकालोगे, आप छोटा सा एलिमेंटल एरिया मान लोगे। तो हमने मान लिया ये एलिमेंटल एरिया हमने ले लिया, ठीक है, एलिमेंटल एरिया हमने इसका ले लिया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस दिशा में होगी, ठीक है। और आपको याद ये रखना है कि जो बहुत छोटा एरिया होता है, बहुत छोटे एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया जो है वो सेम डायरेक्शन होता है। या फिर आप ऐसे समझो, आपका कुछ ऐसे सरफेस दिख रहा है, आप इतना सरफेस लिए हुए हो, पूरा सरफेस की बात नहीं कर रहे, हमने इतना सरफेस ले लिया। अब सरफेस आपका ऐसे है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और हमारा एरिया वेक्टर भी कुछ इसी डायरेक्शन में, हमने डी ए नोट कर लिया। इतनी बात समझ में आई। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस हमने लिट कर लिया आर, कितना लिट कर लिया, आर लिट कर लिया। हमने एक स्फीयर ले लिया, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा हुआ है, एलिमेंटल एरिया लिख लिया है, ठीक, ये पॉइंट पी है, ठीक। अब यहाँ पे एलिमेंटल एरिया लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर। तो बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा सा है, तो परपेंडिकुलर हमारा डी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर डी ए हो जाएगा। अब हमको निकालना है फाई। फाई के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
चार्ज क्यू, चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ई की जो वैल्यू होगी हमको पता है, फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। क्यू अपान कितना होता है आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। क्या मान ले, फर्स्ट। अब हमको तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, पूरे सरफेस से कितना निकलना है ये निकालना है। तो इसके लिए हम छोटे से सरफेस से निकाल लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इतने से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ds, वेक्टर ds, यहाँ पे वेक्टर हमने a माना है, वेक्टर a, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो d फाई हो जाएगा इज इक्वल टू e da cos थीटा। क्या हो जाएगा, e da cos थीटा। अब स्फीयर के लिए थीटा कितना हो जाएगा, e और da एक डायरेक्शन में है तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिख लो फॉर स्फेरिकल सरफेस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर थीटा 0 है तो कास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कास थीटा की जगह 0 रखेंगे तो कास 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा e इंटू में डी ए। कास थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो हमने मल्टीप्लाई। अब हमको निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। डी फाई क्लोज सरफेस है तो ई डी ए, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाता है, आप ई लिखते हो बाहर हो जाएगा डी ए। ए का मतलब एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब आप पूरा एरिया जोड़ते हो। ये छोटा सा एरिया डी ए है, ये भी आपका डी ए होगा, ये भी डी ए। अगर छोटे छोटे एरिया को आप जोड़ते चले जाओगे तो आपको स्फीयर का एरिया मिल जाएगा। कहने का मतलब डी ए का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्फीयर के एरिया के इक्वल हो जाएगा। जो डी ए का इंटीग्रेशन होगा वो स्फीयर के एरिया के इक्वल हो जाएगा। हमको पता है स्फीयर का एरिया होता है 4πr², तो इसकी जगह लिख दो आप 4πr²। फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमने निकाल रखी है, बहुत चालाक है, ई की वैल्यू पहले से निकाल रखे हैं 1/4πε0 क्यू अपान r² इंटू में 4πr², 4π से 4π, r² से r²। फाई की वैल्यू आ गई 1/ε0 इंटू में क्यू, फाई की वैल्यू आ गई क्यू अपान ε0। हमको यही तो प्रूव करना था। हमने एक स्फीयर ले लिया, छोटा सा एरिया ले लिया, उस छोटे से एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलना है, डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। स्फेरिकल शेप के लिए थीटा की वैल्यू 0 होती है, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, ई डी ए इंटू 1 ई डी ए हो जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, डी फाई का फाई होता है ठीक, ई डी ए का मतलब होता है छोटे छोटे एरिया को जोड़ते चले जाओगे आपको स्फीयर का एरिया मिल जाएगा जो कि होता है 4πr²। ई की वैल्यू वहां से हमने रखा 4π से 4π, r² से r², 1/ε0 इंटू क्यू अपान ε0। ये हमारा क्या होता है, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। ये तभी एप्लीकेबल है जब आपका क्लोज सरफेस दिया जाए। तो नोट कर लो भाई, नोट कर लिया, मिटाए इसको, चलो मिटाते हैं। तुझे तक दे रहना, तेरी बक सुनते रहना। सुनो, अब हमको एक छोटी सी हेडिंग और मिलने वाली। कभी कभी आपके बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि आप कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन करिए विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज करते हुए आपको कूलॉम्स लॉ लाना है। कूलॉम्स लॉ का मतलब है आपको ये प्रूव करना है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। Q1 Q2 अपान में क्या होना चाहिए, r²। इसका प्रूव आपको करना है किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो छोटी सी हम हेडिंग डाल देते हैं, कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग कूलॉम्स लॉ का क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। चलो भाई
ठीक है। तो क्या इससे होगा, कैसे होगा, हमने अभी फार्मूला देखा। ठीक है, आपका स्फेरिकल शेप लेना पड़ेगा। आपने स्फीयर ले लिया, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा एरिया ले लेते हो आप। अगर ई इफ डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर भी इफ डायरेक्शन में होगा। बस ये आपको फिगर बनाना चाहो तो बना दो। हमने फार्मूला देखा, फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। बात समझ में आई क्या? आप अगर डी फाई लिखना चाहते हो तो डी फाई लिखते हो, या फिर फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। अब फाई की वैल्यू आप कितना रखोगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई हमको निकालना है, एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हमको कूलॉम्स लॉ, गॉस थ्योरम का यूज करके कूलॉम्स लॉ लाना है, इसलिए हम ई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखेंगे। ई की वैल्यू हमको निकालना है। कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना है, क्यों लिख सकते हो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना है, क्यों। ये 4 पाई इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 4 पाई आर स्क्वायर इधर आ गया, बचा कितना, ई। तो हमने ई की वैल्यू निकाल ली 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कितना होता है, आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इज इक्वल टू एफ अपान कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, एफ अपान क्यू नॉट। हमको एफ चाहिए, एफ की वैल्यू हो जाती है E इंटू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। एफ इज इक्वल टू E की वैल्यू रखो आप 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में कितना है, आर स्क्वायर इंटू में कितना, क्यू नॉट। अरे गजब, यही तो हमारा कूलॉम्स लॉ होता है। एफ इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में कितना, आर स्क्वायर। क्या था, कुछ नहीं था, बहुत आसान था। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ए की वैल्यू हमको नहीं पता है, निकालना है। ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपका स्फेरिकल सरफेस है। कॉस थीटा हो जाएगा 0 0, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, थीटा का मान 0 होगा, है ना। चलो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर उधर ट्रांसफर किया, हमको ई की वैल्यू मिल गई। ए इज इक्वल टू एफ अपान कितना होता है, क्यू नॉट होता है। हमको चाहिए क्या, हमको एफ चाहिए। एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ई की वैल्यू इंटू क्यू नॉट। यही होता है कूलॉम्स लॉ। किसकी हेल्प से हमने निकाला, गॉस थ्योरम की हेल्प से। आप इसको भी नोट कर लो, इसके बाद हम एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल बढ़िया अच्छा वाला समझ लेते हैं। ठीक, नोट करो आप। हाँ, तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, इफ वेक्टर E इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, वेक्टर E की वैल्यू गिवन है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई निकालना है। चलो भाई, फाई लिख लो, फाई की वैल्यू फाइंड करना है। थ्रो अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट इन वाई जेड प्लेन। अच्छा, इसका जो सरफेस है वो वाई जेड प्लेन में है। मतलब कि अगर आप ऐसे बनाओगे, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, और ये क्या होता है, जेड होता है। क्या, तो सरफेस कुछ ऐसे है आपका, किस डायरेक्शन में, वाई है, और ये हमारा क्या है, जेड। वाई जेड डायरेक्शन में आपका सरफेस है। हमको एरिया वेक्टर चाहिए, किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब इफ डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है, किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो आपका ए होगा, वेक्टर ए, ठीक है, एरिया वेक्टर, वो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। तो इसके लिए आई लिखते हैं, इसके लिए जे लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो हमको मिल गया आई कैप, और यूनिट कितना है, वैल्यू कितना है, 20 है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए की वैल्यू 20 आई कैप। बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, आप कुछ नहीं, बल्ले बल्ले हैं। फार्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। फाई की वैल्यू वेक्टर ए 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप
डॉट का निशान लगाओ आप, वेक्टर ए की वैल्यू है 20 आई कैप। हमको पता है डॉट मल्टीप्लाई में आई कैप का आई कैप के साथ गुणा करते हैं, जे का जे और के का के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं करते हैं। तो 6 का 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 20 आई कैप। आई कैप से आई कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। तो आपकी वैल्यू हो जाती है 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको आप नोट कर लो जल्दी से, तो हम सेकंड में करवाता है आपका। नोट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे किसी चीज की यूनिट नहीं दे दी है, 20 यूनिट्स में है, तो यहाँ पे आप सिर्फ यूनिट लिख सकते हो, क्योंकि आपका यूनिट कुछ भी हो सकता है ना, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो सकता है। यूनिट नहीं की वजह तो केवल यूनिट लिख देंगे, ठीक। चलो अब सेकंड न्यूमेरिकल की ओर आते हैं बेटा। इसको सेकंड न्यूमेरिकल थोड़ा सा समझना है, जो हम समझाना चाह रहे थे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.1 मीटर आ जाएगा, 100 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका वो सर्कुलर शीट रखी हुई है। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, फील्ड से 60 डिग्री। देखो जैसे आपका ये सर्कुलर है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ऐसे हम बनाए थोड़ा सा अच्छा फिगर, क्योंकि यहाँ पे समझना है आपको, कुछ ऐसे है इस तरीके से रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये 60 डिग्री का है। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। अच्छा, हमको थीटा चाहिए, क्या थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, जवाब है नहीं, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री नहीं होगी। अब हम देखेंगे एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। आपका जो शीट है वो कुछ ऐसे है, बेंड किया हुआ है, ठीक, आपकी शीट कुछ ऐसे है। एरिया वेक्टर क्या होगा, इस दिशा में होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर अगर इसको हम एक लाइन मान लें, थोड़ी देर के लिए लाइन मान लेते हैं, ये है आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो आपका जो शीट है वो कुछ ऐसे है, जहां पे कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। हमको एरिया वेक्टर लेना है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ टोटल कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अगर इसको हम निकाल लें, ये थीटा निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए हमको थीटा। तो हमको पता है कि 90 डिग्री थीटा, ये छोटा वाला एंगल थीटा और प्लस 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री की, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिल जाती है 30 डिग्री। कितना मिल जाता है, ये जो 60 डिग्री दिया गया है ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है, ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो सरफेस कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये एंगल 60 डिग्री। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में। तो आपको पता है ये थीटा है, तो थीटा प्लस 60 इक्वल 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। अब आप आसानी से फाई निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकालना है कुछ है नहीं, फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमको पता है 5 इंटू 10 की पावर 5। एरिया सर्कुलर शीट है तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू कास थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री दिया गया है। फाई इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 5, पाई की वैल्यू 3.14, आर 0.1 का स्क्वायर और काफ 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर हम ऐसे करते हैं इसको डिवाइड कर दो, 2 × 2 पॉइंट लगाओ 11 हो जाएगा, 2 5 10 2 7 जा, 5 की वैल्यू हो गई 5√3 इंटू 1.57, ठीक है,
इनटू में 0.01 और इनटू में 10 की पावर कितना 5। 5 की वैल्यू 5 सत्ते 35, ठीक, कैरी आ गया 3, 5 5 जा 25 में 3 ऐड करेंगे 28, कैरी 2 आया, 5 1 जा 5 2 7, 1 डिजिट बाय डेसिमल लगा 2 डिजिट बाय √3 इनटू में 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2 इनटू 5। 5 की वैल्यू आ जाती है 7.85 √3। आप √3 की वैल्यू लिख करके सॉल्व कर सकते हो। 10 की पावर 3 यूनिट क्या हो जाएगी भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये होता है, यहाँ समझने वाला पॉइंट सिर्फ था कि आपको थीटा कैसे निकालना है। थीटा हमेशा याद रखना एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तब आप कभी भी मिस्टेक नहीं करने वाले हो। इस न्यूमेरिकल को आप नोट कर लो, तो एक न्यूमेरिकल हम और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, नोट करो बेटा। चलो, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्यू की वैल्यू हमको गिवन है 17.7 माइक्रोकूलम, ठीक है। इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर। कोई हॉलो स्फीयर है, इसके सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया हुआ है। इसका जो रेडियस है स्फीयर का 0.5 मीटर गिवन है। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी इक्वल में होता है टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब आप ट्राई करिए, टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए भाई। टोटल फ्लक्स निकालो, एरिया पे डिवाइड कर लिया। चलो करते हैं। टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फाई की वैल्यू होती है क्यू अपान एप्सिलॉन। क्यू अपान में कितना एप्सिलॉन आर। क्यू की वैल्यू है 17.7 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। एप्सिलॉन आर का मतलब होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। अब इसको 17.7 को इससे डिवाइड करोगे, 2 बार में जाएगा। कैसे, आओ देखते हैं। 8.85 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 117 कैरी 1 आया, 2 8 जा 16, 117, 2 डिवाइड बाय डेसिमल 17 पॉइंट कितना मिल गया हमको 7, डेसिमल लास्ट में 0 हमने लिखते 17.7। तो 17.7 को 8.85 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है 2 मिलता है। अच्छा, तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 10 की पावर -6 -12 ऊपर जाके +12 हो जाता है। 2 इंटू 10 की पावर 6, 12 से 6 माइनस कर तो 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा हो जाता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हो। टोटल फ्लक्स आ गया 2 इंटू 10 की पावर 6, एरिया होता है पाई, ठीक है। हॉलो स्फीयर है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एप्पल में 2 इंटू 10 की पावर 6, 4 लिखो, पाई को पाई रख दो, आर रेडियस 0.5 है तो 0.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, एप्पल में 2। अच्छा, इससे एक 0 हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। 6 से एक 0 ले लिया, 28 इंटू 10 की पावर 5 अपान में 4 पाई इंटू 0.5 के स्क्वायर होता है 0.25, 4 5 जा 20, 5 इंटू 10 की पावर 5 अपान में 0.2 है, 2 डिजिट बाय डेसिमल में हटाओगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, अपान में 25 इंटू में कितना है 25 दूना 50, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी मिल जाती है 2 और 0 मतलब 20 अपान में कितना 5 इंटू 10 की पावर 5। ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। आप इसका क्या निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, अगर यूनिट निकालना चाहते हो तो फ्लक्स की यूनिट कितनी होती है,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनटू एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। कितनी हो जाती है यूनिट? न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल थे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको नई चीज़ सीखने को मिली होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।